नमस्कार, होम बिग टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान रील बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है और यह अनुशासनहीनता का हिस्सा है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को नसीहत देते हुए कहा है कि ड्यूटी के समय पूरी सजगता और गंभीरता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा है कि जिस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके प्रति पूर्ण समर्पण और सतर्कता ही बेहतर परिणाम सुनिश्चित करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे पुलिस बल या व्यवस्था अनावश्यक रूप से आलोचना या उपहास का पात्र बने। और मुख्यमंत्री ने टीम भावना के साथ काम करने और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने पर जोर दिया। अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जिसकी जहां ड्यूटी है वह कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। और उस परिणाम को लाने के लिए उस टीम भाव के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। कानपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि इन कदमों के देश का गर्व बढ़ाया है। डिप्टी सीएम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष विकास और जनहित के मुद्दों पर जनता का विश्वास खो चुका है। उन्होंने दावा किया है कि कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इसके और बड़े परिणाम सामने आएंगे। राम मंदिर चंदा मामले में उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने की भाजपा की प्रतिबद्धता पर दोहराई। नेतृत्व में निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के रूप में सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा भी किया है, देश का विकास भी किया है, देशवासियों का विश्वास भी जीता है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में जो काम 12 वर्षों में हुआ है वह कांग्रेस को अगर 120 साल भी मिल जाते तो नहीं कर सकती थी। तो इस समय यह देश पूरा विकास के साथ, विश्वास के साथ, विरासत के साथ जो गर्वपूर्वक स्वरूप देख रहा है, जिसके क्रम में अनेक उपलब्धियां हैं। अगर हम देश को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना रहे हैं, अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम हो गया है, जम्मू कश्मीर से 370 का अंत हो गया है और गरीब कल्याण के लिए दुनिया का कोई नेता इतना काम नहीं किया जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा किया गया है। हम कानपुर में हैं। 2014 से 2026 के बीच में
यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, हमारे विधायकगण माननीय महेश जी, माननीय सुरेंद्र मैथानी जी, हमारे संगठन के तीनों माननीय अध्यक्ष हमारे यहाँ पर विराजमान है। और अगर आप केवल कानपुर की पिक्चर देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि जमीन आसमान का अंतर हुआ है। और लेकिन अभी जो भी हुआ है, मैं यही कहता हूँ कि ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। देखिए, हिंदू समाज की एकजुटता हुई है, इस पर हमें गर्व है। और हिंदू समाज किसी को सताने वाला समाज नहीं है। हिंदू समाज सबको साथ में लेकर के चलने वाला समाज है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, इस प्रकार का जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब 2027 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ करके जनता देगी। और इतना करारा जवाब देगी कि इनको ये एहसास हो जाएगा कि हिंदू समाज के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर के फिर ये माफी मांगते घूमेंगे। जो है, जो आपके खास रहे हैं, वो इस समय इस मुद्दे को ज्यादा उठा रहे हैं। देखिए, अभी वो सब जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, भगवान श्री राम लला के जन्मस्थान को लेकर के बहुत श्रद्धा और आस्था रखने वाले, आंदोलन काल से जुड़े रहने वाले सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया होगा, मैं यह मानता हूं कि उसकी जांच से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक चल रही है, उस पर क्या कुछ करेंगे? उसमें कुछ कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं चल रही है। अगर किसी दूसरे, सुन लो पहले, भारतीय जनता पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और 2047 विकसित भारत बनने तक हम लोग डबल इंजन की जो सरकार है देश में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, वो एकजुट रहेगी। बाकी टीएमसी का तो यही हश्र होना था जो हुआ है, और समाजवादी पार्टी का यही हश्र होने वाला है 2027 में। और जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मुझे उसकी विशेष जानकारी नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से जो भी कहा है वो हुआ है, इसलिए उसके लिए जो भी जरूरत होगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए शपथ ले चुकी है और उसको दिला कर रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये देश की जरूरत है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बसपा सरकार पर तीखा हमला बोला और मिशन 2027 को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि बसपा के मुकाबले के लिए बहादुर टीम की जरूरत है और जो डर जाएगा वह संघर्ष की इस लड़ाई में साथ नहीं चल पाएगा। ओम प्रकाश राजभर के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सही समय आने पर कई चेहरे सामने आएंगे। अखिलेश यादव ने गोरखपुर को मिशन 2027 को केंद्र बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी जल्द ही वहां बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर बसपा सरकार को घेरा और सपा प्रमुख ने दावा किया है कि गोरखपुर में स्कूलों की संख्या घटी है और सरकारी नौकरियां कम हुई है और दलितों व महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए बसपा के विकास मॉडल को कटघरे में खड़ा किया। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी,
चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें लखनऊ में मुहर्रम को शांतिपूर्ण और सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए गए हैं और संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बाबलू कुमार ने बताया है कि संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और जुलूस मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है तथा आमजन से प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है और पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि मुहर्रम का आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। मुहर्रम का त्योहार जनपद लखनऊ में काफी संवेदनशील रहता है और इसी के क्रम में पूरी लखनऊ पुलिस की टीम ने विगत 1 माह से इस पूरे त्योहार की तैयारियां की। सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर लिया गया। जितने आयोजकगण थे तथा जितने भी ताजियादार थे उन सभी के साथ प्रत्येक थाने के स्तर पर, एसीपी के स्तर पर बैठक कर ली गई। जितनी भी रूट थी उन सभी रूटों का भ्रमण कर लिया गया और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक आवश्यकताएं थी उनको पूर्ण कर ली गई। जनपद लखनऊ में प्रमुख रूप से पश्चिमी जोन जो पुराना शहर है वहां की मुहर्रम बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बृहद रहती है। इस पूरे पश्चिमी जोन में हम लोगों ने 3 तरह की ड्यूटियां लगाई हैं। पहला, सेक्टर जोनल व्यवस्था, जो प्रत्येक संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है जिससे कि हर एक पॉइंट पर हो रहे गतिविधियों को वॉच किया जा सके। दूसरी, प्रत्येक एरिया को क्लस्टर में बांटकर क्लस्टर मोबाइल, ईगल मोबाइल और यूपी 112 की पीआरबी गाड़ियों का मोबाइल पार्टियां बनाकर उनकी निगरानी कराई जा रही है। तीसरी ड्यूटी, प्रत्येक मजलिस, प्रत्येक जुलूस और जो इंपॉर्टेंट जुलूस हैं उनके साथ बॉक्स फॉर्मेशन में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पश्चिमी जोन में बृहद मीटिंग चौकियों के लेवल पर, मोहल्लों के लेवल पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने की है। सभी लोगों से बातचीत कर ली गई है और पश्चिमी जोन को में हम लोगों ने 5 जोन में और 18 सेक्टर में विभक्त किया है। पूरी पुलिस व्यवस्था में 5 एसपी रैंक के अधिकारी, 19 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, 52 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी और इनके अतिरिक्त 100 इंस्पेक्टर्स, 1100 सब इंस्पेक्टर और करीब 3000 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त 14 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आरएएफ भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया गया है। ये बृहद पुलिस व्यवस्था है। 24 घंटे शहर के, पुराने शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर, सेंसिटिव स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हमारी ड्यूटियां रहेंगी और सभी अधिकारीगण को 2 शिफ्टों में लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो सके। हमारे सभी धर्मगुरुओं से वरिष्ठ अधिकारियों की भी बैठक हो गई है। मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई खुराफात की चीज प्रकाश में आए, आप तत्काल नजदीकी थाना प्रभारी, एसीपी, डीसीपी को संज्ञानित करें ताकि हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकें। इस दौरान हमारी सोशल मीडिया की टीम और एक डेडिकेटेड अलग टीम बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। कई बार कुछ खुराफाती लोग त्योहार के समय अफवाह फैलाकर
कुछ सेंसिटिव मटेरियल फैलाकर जो है र्यूमर फैलाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को चिन्हांकन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मॉनिटर करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में सेंसिटिव लोकेशंस पे हम लोगों ने सीसीटीवी डिप्लॉय किया है, जिसको 24 घंटे कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे एरिया में ड्रोन के माध्यम से और सभी जुलूसों को ड्रोन के माध्यम से हम लोग मॉनिटर करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। त्योहार में सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए सुविधा के लिए प्रशासन के विभिन्न अंग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, एलडीए के द्वारा भी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं, और मैं समझता हूं कि पुलिस व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के उपरांत यह त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न। दिल्ली में बसपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अब केवल कुछ दिन शेष है और इस समय लाखों छात्र अपनी तैयारियां जुटे हुए हैं। और त्रिवेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ परीक्षा प्रक्रिया का निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा से ठीक पहले विपक्ष द्वारा राजनीतिक गतिविधियां छात्रों के मन में अनावश्यक भय, तनाव और भ्रम पैदा कर सकती है। बसपा सांसद ने कहा है कि राजनीति के लिए अन्य अवसर भी है, लेकिन परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण समय में छात्रों के हितों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ पुणे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जविल की नई अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एआई डेटा सेंटर आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के तहत एआई डेटा सेंटर में उपयोग होने वाले बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पुणे में स्थित यहां हाईटेक और आधुनिक प्लांट डेटा सेंटर कंपोनेंट्स के निर्माण के साथ साथ वैश्विक निर्यात भी की क्षमता रखता है। उन्होंने इसे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। एआई डेटा सेंटर्स आज एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ इंजन बना है पूरी दुनिया में, और एआई डेटा सेंटर्स के जो जितने मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, ये आज के लिए आज के प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के प्लान के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जेबिल यहाँ पर पुणे में डेटा सेंटर के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। प्लांट बहुत ही मॉडर्न, एडवांस्ड, एक हाई टेक प्लांट है और बहुत अच्छी इसकी कैपेसिटी है भारत की रिक्वायरमेंट। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों के लिए इस्तेमाल की गई अपनी भाषा को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि मराठी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग सामान्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राउत ने कहा है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि किस परिस्थिति में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। साथ ही पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए दल बदलते हैं, उनके प्रति जनता और कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक नाराजगी होती है। बात नहीं हो गई। हाँ जी। हम गए थे कि जो खबरें आ रही है, हाँ जी,
कि कोई हमारे पार्टी से अलग होकर कोई एक गुट बना रहा है, लेकिन ये गलत है। तो हमने स्पीकर साहब को ये अवगत किया है, एक लेटर दिया है कि ऐसा कोई आता है आपके पास, हमने कैबिनेट दाखिल किया है, तो नियम और कानून का ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश इस बारे में है उसका ध्यान रखिए, इतना ही काम है। हाँ जी। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी सांसद संजय राउत के भाषा को लेकर अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा है कि वहां इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करती। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पार्टी को तोड़कर उसका नाम और चुनाव चिन्ह दूसरे गुट को दिया गया और अब एक बार फिर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इससे ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन बिट्रॉयल करार दिया और उन्होंने कहा कि संसद जनता के वोट से और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसे कर चुने गए थे, इसलिए यदि वे दूसरे पक्ष के साथ जाना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा देकर दोबारा जनादेश लेना चाहिए। के बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और वो लैंग्वेज जो यूज करने के बाद ये भी कहा कि इसको काटो मत, इसको दिखाओ, इस तरह से क्या कहना चाहिए? तो क्या सारे चैनल्स दिखा रहे हैं बगैर काटे? नहीं, वो बीप कर रहे हैं। पर आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे किस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था उस समय पर पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश। नागपुर में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना यूबीटी में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर बसपा का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के विधायक और सांसद कहा जा रहे हैं और क्यों कहे जा रहे हैं, इसमें बसपा का कोई संबंध नहीं है। बावनकुले ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के भीतर हो रहे घटनाक्रम के लिए बसपा को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में चल रही चर्चाओं और बल मिला है। मैं आपको वही अभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं। उद्धव ठाकरे जी के एमएलए एमपी कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्यों उनको छोड़ रहे, क्यों ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी करके क्या हमारा वजूद है? पार्टी उद्धव ठाकरे की देखे और एकनाथ शिंदे ही देखे। संजय राउत ने आरोप लगाया। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने पार्टी की स्थिति और राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति और खेल दोनों में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस ही असली पार्टी है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। कीर्ति आजाद ने कहा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद पार्टी को जनता का व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने दल बदल करने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे सबों को भविष्य में अनिश्चित है और जबकि तृणमूल कांग्रेस मजबूत संगठन और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। कहीं भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, राजनीति में हो, खेल में हो, डांस में हो, ड्रामा में हो, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा तो टीमें सामने होती हैं। देखते रहे भारत।